What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो इस साल के तीसरे महीने का दूसरा दिन है आज। कैसा लग रहा है ये दिन और किस तरीके से आप लोगों का ये नया महीना स्टार्ट हुआ है? बहुत प्यारे से आप लोगों को ये महीना आगे लेकर चलने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग एग्जाम पास में आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों का अंदर का डेडिकेशन बढ़ता रहना चाहिए। आप लोगों ने जो एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ आज ये चीजें खत्म करनी है, ये शेड्यूल पूरा करना है, तो उसको खत्म करके ही छोड़ना है, जब तक नहीं सोना है, ठीक है। और इसी के साथ में कोशिश करनी है कि सारी चीजें जो है वो अपने टाइम जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से होती रहे, वरना फिर अगला दिन आप लोग बेकार करोगे। तो इसलिए एक पैटर्न में अपने आप को ढालिए। वो नहीं कहते कि रेगुलर तो आप लोग हो जाते हो, पर लेकिन पंक्चुअल बनने की कोशिश करो। रेगुलर और पंक्चुअलिटी में डिफरेंस होता है। रेगुलर का मतलब है कि आज जो काम करना है वो कर लेंगे, ठीक है, चाहे सुबह करे चाहे शाम को। पर लेकिन पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि जिस टाइम बोला है ना वो काम उसी टाइम पर करना है। बोलता नहीं कि बहुत पंक्चुअल आदमी यार हमेशा टाइम से 5 मिनट पहले आ जाता है। तो इस तरीके से अगर लाइफ को आप लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया तो देखते ही देखते आप लोगों की लाइफ में जो परिवर्तन आएगा आप लोग खुद उसको देखकर आश्चर्यचकित न हो जाओ तो मुझे बता देना। ये रियलिटी में फैक्ट है। अपने टाइम से थोड़ा सा चीजों को पहले एडवांस करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए कुछ स्टार्टिंग में चीजें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने भी चीजें फॉलो की थी। वो क्या थी? अपनी घड़ी को 5 या 10 मिनट एडवांस आप लोग कर लो, तो उससे क्या रहेगा, आप लोग हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाओगे जहां भी आप लोग को जाना है। कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाए तो वो एक अलग बात है, पर उसके अलावा आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, लाइफ में आप लोग इसको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। डोंट टॉक जस्ट एक्ट, यानी कि आप लोग लोगों से बस बोलो मत कि हाँ ये होना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। तो एक्ट करके दिखाओ कि हाँ ये काम किया है। डोंट से जस्ट सो, यानी कि कहना नहीं है लोगों को, बस उनको करके दिखाना है। डोंट प्रोमिस जस्ट प्रूव, यानी कि ऐसा नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े तीर फेंक देंगे, नहीं, उनको दिखाओ। बिल्कुल ऐसे जैसे बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनाइट करके दिखाया गया। उसने बोला नहीं कि मैं जर्मनी को यूनाइट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं, उसने करके दिखाया और उसके बाद में बोला कि ये लो अब कर लो जिसको क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री के जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा, उनके द्वारा भी अपनी कंट्री को यूनाइट करके दिखाया गया। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो इंसान को करके दिखानी चाहिए, लोगों को कहना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बोलते नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो लोगों को बताओ मत कि हम लोग प्रिपरेशन करने आगे, वरना आप लोगों की जिंदगी में किसी न किसी तरीके से वो इंटरफेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो हैम्पर होती रहे। पर लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीजें ढंग से इंप्लीमेंट करना सीख ली तो आप लोग अपना काम करते रहोगे और कोई आप लोगों की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसलिए लोगों को काम करके दिखाओ कि हाँ ये हो गया, सिलेक्शन हो गया, कि बंदा यार इस एग्जाम में सिलेक्ट हो गया, तो बस उसको दिख जाना चाहिए। बाकी का कर लो क्या कर रहे हैं, उससे पहले 70 बातें बोलेगा, यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, अपने बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, आज तक कुछ नहीं हुआ, आप कैसे हो जाएगा। ये सारी फालतू की चीजें आप लोग का माइंड डिस्टर्ब करेंगे। तो इससे अच्छा है किसी को बताओ मत कि आप लोग क्या कर रहे हो, बोल दो कि यार कर रहे हैं कहीं 2-4 हजार रुपए की नौकरी, अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, तो हंसेगा 2-4 के सामने और जाकर बोलेगा। तो ये चीजें हैं अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए, इंप्लीमेंट करो तो फायदा होगा, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा ऊपर लिखा था सर जस्ट ओनली फन फॉर फन, सीरियस मत लेना इसको। बोला क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जो जीव है वो मुर्गा है, ठीक है। चिकन सब खाते हैं ना, पता है क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो दुनिया को जगाने का काम करता है। तो जिसने भी दुनिया को जगाने का काम किया है वो हमेशा मारा गया है। तो फिर आगे लिख रहा है कि सर आप समझदार हो, अब समझ जाओ, यानी कि मैं सुबह लोगों को उठा रहा हूं 4 बजे, तो अगला नंबर मेरा है। अच्छा लगा मुझे, चलिए जोक जो भी था, चलिए सही है, पर जो उठ रहा है वो उठते रहिए, ठीक है। मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई, मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर करता हूं। तो डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। अब चाहे मुर्गा बना लो चाहे कुछ भी बना लो, मुझे देखिए 4 बजे जिसको उठा रहा हूं मैं उठाऊंगा ही। कल वीडियो नहीं आई तो मैंने छोटी सी वीडियो डाल दी, मैंने कहा कम से कम जो उठ रहे हैं मॉर्निंग में तो उनको उनका पैटर्न फॉलो करते रहे, जिसने उठना स्टार्ट किया और जो कंटिन्यूस उठ रहे हैं कम से कम वो फॉलो करते रहे, ठीक है। तो वो बेसिक उसका पर्पस था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टकटकी लगाकर पूरा लेक्चर चलेगा, बिल्कुल ऐसे सीरियस हो गए, ओके। ज्यादा भी सीरियस नहीं होना है, कभी प्रेशर ले लो, मतलब मजे मजे पढ़ाई करनी है, ओके। आइए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन देखिए इसको अच्छे से, और फिर जब आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो आप लोग उसको लिंक कर पाएंगे। वो नहीं कहते कनेक्टिंग द लिंक, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो काम हो पाएगा फिर आप लोगों का। सेकंड एडिशन अभी देखने को मिला ग्लोबल बायो इंडिया, जो हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराएगी। तो यहाँ पर ये 1 से लेके 3 मार्च तक है। यहाँ पर ये एक तरीका डिजिटल, ये अब जो सारी चीजें हो रही हैं सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते। और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा भी कोविड-19 का टीका लगा लिया, आप लोगों ने देखा होगा।
तो आप लोगों को थीम बतानी है यहाँ पर कि थीम क्या है इसकी, और इसी के साथ में इसकी टैगलाइन क्या है यहाँ पर ये, ठीक है। तो टैगलाइन और थीम दोनों आप लोगों को बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये बोला कि पाकिस्तान जो है अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो है कि काफी लंबे समय से जो हरकतें हैं वो कंटिन्यूअस है, वो सुधर नहीं रहे हैं, तो अभी इसको ग्रे लिस्ट में ही रखना है, इससे बाहर नहीं निकलेगा। 27 पॉइंट दिए थे इनको सुधरने के लिए, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों को, इन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखे हुए ये आप लोग को बताना है। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, उनका नाम आप लोग को बताना है। ये हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, ठीक है। कौन कहता है कि खेती कर कर इंजीनियर अगर कोई बने तो वो कुछ नहीं कर सकता है? तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द आप लोग यूज करते हैं ना, तो 1919 में इनके द्वारा ये बताया गया था, और ये इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा। आप लोगों को इस प्राणी का, इस इंसान का नाम बताना है, ठीक है। आगे बात करें कोवैक्स के बारे में बात की जा रही है। कोवैक्स एक तरीका इनिशिएटिव है किसका, WHO का, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मोस्ट वनरेबल का मतलब जो सबसे ज्यादा परेशान इंसान है इस धरती पर कोविड-19 को लेकर, बीमार इंसान है, फिर बुजुर्ग है, कोई और भी बीमारी है, साथ में कोविड-19 भी हो गया, तो उस तक दवाइयां पहुंचानी है। तो उसके लिए कोवैक्स इनिशिएटिव था यहाँ पर, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। INCOIS ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसके द्वारा अभी ये बताया गया रिसेंटली कि हमारी कंट्री के जो आइलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया या फिर लक्षद्वीप हो गया, तो उनका जो सतह है, अगर आप लोग पानी के अंदर जाकर देखेंगे तो जो सतह दिखेगी वो, तो उस सतह की मैपिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि कहां कहां पर क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इनको डेवलप किया जा रहा है, यानी कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक स्टडी है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इसका मतलब होता है बेड्स या फिर फ्लोर, यानी कि जो एक तरीके से स्टडी करते हैं कि उसकी सतह की स्टडी करना, तो ये तो पानी की सतह की या ओशन की सतह की, रिवर की सतह की, किसी लेक की सतह की, यानी कि झील वगैरह की, समुद्र, नदी वगैरह, तो ये आप लोगों को ये बताना है इसको बोलते क्या है, यानी कि इस टर्म को क्या बोला जाता है। करेंसी एंड फाइनेंस, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई, ये आप लोगों को बताना है। रिपोर्ट बहुत सारी है और मैंने आप लोगों को बताया था रिवीजन वाली वीडियो जो हमारी आया करेगी, तो उसमें मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक वो नहीं कहते कि एक वो कहते हैं बैलेंस डाइट है, वो आप लोगों के लिए पूरी, तो उसको जरूर एंजॉय किया कीजिएगा, ठीक है। तो वो वीडियो ऐसी होती है कि उसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को ये बताना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज बड़े प्यार से देखेंगे, बड़ी ही प्यारी प्यारी सी न्यूज है, तो आप लोग काफी कुछ नया सीखेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इंजॉय से सुनिएगा, तभी आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पहले कुछ छोटी छोटी न्यूज देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है, सबसे पहली जो न्यूज है यहां पर, ये ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इसके मिनिस्टर कौन है ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, तो इसके नाम आप लोगों को बताना है। इनके द्वारा जो 12 आइकॉनिक साइट है, ये फोर्थ फेज चल रहा है, स्वच्छ जो यहां पर स्वच्छ आइकॉनिक जो प्लेसेस हैं, उसके अंदर यहां पर बेसिकली स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया गया था, तो उसमें अलग अलग कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। पहले तो पूरे देश को साफ कर रहे हैं, फिर शहर को अलग से और गांव को अलग से साफ कर रहे हैं, फिर बोला गया यार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि अजंता की केव हो गई, कहां पर है महाराष्ट्र में, सांची के स्तूप हो गए, कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको साफ स्वच्छ बनाने की बात की गई। तो अभी मैं आप लोगों को यहां पर कई सारी जगह के नाम बताने वाला हूं, उनको ढंग से सुनिएगा। कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है कि ये इस राज्य में है, ठीक है, तो इस तरीके से उनको आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में है। और आप लोगों के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताना, जैसे जैसे मैं इनके नाम लूंगा आप लोग बताना इनमें से कौन कौन सी साइट जो है वो आप लोगों ने विजिट करी है, कौन सी जगह आप लोग गए हैं और कौन सी जगह नहीं गए हैं जहां पर आप लोगों का जाने का मन है, ठीक है। सबसे पहले बात की जा रही है अजंता की केव, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कौन कौन यहां पर विजिट किया है, और जो महाराष्ट्र में भी कोई लोग रहते हैं जो, वो भी बताइएगा, ठीक है। सांची के स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, किस किसने विजिट किया है। दूसरा बात की जा रही है यहां पर कुंभालगढ़, ये फोर्ट है एक राजस्थान के अंदर में। बात की जा रही है जैसलमेर फोर्ट के बारे में, ये भी राजस्थान के अंदर में है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर रामदेवरा जो जैसलमेर, ये भी राजस्थान के अंदर में। कई बार तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनको कितनी सारी जो बेसिकली कल्चर के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि राजस्थान के बच्चों को ये इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ती
पड़ती होंगी, कितनी सारी चीजें यहाँ पर कल्चर के पॉइंट ऑफ से बहुत लार्ज स्केल पर। बात करें यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, तो ये कहां पर है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और हैदराबाद सिटी को अभी एक दर्जा दिया गया, जो मैंने आप लोगों को रिवीजन वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है वो क्या न्यूज थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तेलंगाना के बारे में, ये तेलंगाना में है। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रॉक गार्डन बड़ा ही प्यारा है, टाइम मिले तो जरूर देखेगा, मैंने भी विजिट किया। ये डल लेक श्रीनगर के अंदर है, आप लोगों को पता है, कई बार न्यूज में रहती है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। इसी के साथ में बांके बिहारी टेंपल मथुरा के अंदर में है, तो बांके बिहारी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में। आगरा फोर्ट हो गया यहाँ पर, आगरा के अंदर में, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। कालीघाट जो बेसिकली ये टेंपल है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और कई सारे रीजन की वजह से न्यूज में है, तो क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, ये बात की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म क्या होती है, आखिर मतलब क्या है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके तो कुछ ऐसी चीजें बनाना, जैसे कि कई सारी दवाइयां बनाना या फिर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक प्रोसीजर को आगे लेकर चलना। ये एक तरीके से जो सेल्स होती है उनका यूज करके, कई सारी ऐसी टर्म जिसमें बायो और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है। इसमें बात की जा रही है कि सेकंड जो एडिशन है अभी ग्लोबल बायो इंडिया का, ये हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और इसके चलते इसकी जो थीम रखी गई है, बात की जा रही है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और जो टैगलाइन है इसकी, ये बोला गया कि बायो साइंस जो है, यानी कि बायो के फील्ड से रिलेटेड जो साइंस है वो बायो इकोनॉमी को इंप्रूव करने का काम करेगी, यानी कि बायो साइंस से लेके बायो इकोनॉमी तक हम लोग को जाना है। बायो इकोनॉमी यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से फायदा पहुंचाना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर लगभग 50 से भी ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ पर, ठीक है। विद स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्री है और कर्नाटक पार्टनर स्टेट है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कौन सा संस्करण था, तो आप लोगों को बोलना है ग्लोबल बायो इंडिया। दूसरा बोल देंगे कि थीम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, और टैगलाइन क्या है, बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। तीसरा आप लोगों से बन जाएगा कि यहां पर पार्टनर कंट्री कौन सी है, तो यह है स्विट्जरलैंड, और कर्नाटक कौन सा है यहाँ पर, यह है पार्टनर स्टेट। तो ये प्यारी प्यारी सी न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते थोड़ा सा, मैंने आप लोगों से बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके जो शब्द किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ठीक है, तो कैरोली एरके। तो यहां पर ये नाम याद रखिएगा, KAROLY EREKY, ठीक है। तो ये हंगरी के एक एग्रीकल्चर इंजीनियर साइंटिस्ट थे, तो इनके द्वारा इसको कॉइन किया गया 1919 में, ठीक है। और इसको फादर भी बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। और बायो साइंस जो है एक तरीके से स्टडी करना, जो अलग अलग एरिया होते हैं एक तरीके से, कि कई सारी आप लोग जो आज के दिन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है, बहुत सारी बीमारी के सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो इसके साथ में आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये सारी जो जगह मैंने आप लोगों को बताई है, ये कुछ आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे अजंता की केव हो गए, सांची के स्तूप हो गए, तो ये सारी पिक्चर है आप लोगों के सामने यहाँ पर। अगर आप लोग वहां पर जाकर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को सोचा यहीं पर ही दर्शन करा देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर वाटरवेज के बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग कोई सामान लेकर जाते हैं, या तो आप लोग लेकर जाएंगे उसको सड़क से, या फिर रेलवे से, या फिर वाटरवेज से। तो यहाँ पर जो वाटरवेज है वो सबसे ज्यादा सस्ता माना जाता है, उसके थ्रू अगर सामान जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी कोई सामान जा रहा है तो वाटरवेज से ले जाने की कोशिश की जाती है। कहीं से अब तेल वगैरह बाहर से लेकर आ रहे हैं तो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें एलपीजी के बारे में, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये एक तरीके का जो मिक्सचर है आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर अगर बात करो आप लोगों से 48 जो परसेंट है वो प्रोपेन है, 50% के करीब ब्यूटेन है, और 2% के करीब यहाँ पर पेंटेन है, ठीक है। तो इनका मिक्सचर है यहाँ पर जो एलपीजी सिलेंडर भी आप लोग जिनको देखते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है, कहां से, ये इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। तो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इनलैंड वाटरवेज जो अथॉरिटी है हमारी कंट्री में, IWAI के द्वारा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, ये साइन किया गया किसके साथ में, मोल एशिया ओशियनिक जो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसके साथ में यहां पर साइन किया गया, जिसके चलते यहां पर जो नेशनल वाटरवेज 1 है और नेशनल वाटरवेज 2 है, ये यूज किया जाएगा इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ सुना है यार कहीं, ताकि तो आपके सामने जब ऑप्शन आए तो आप लोग उसको समझ पाओ। देखिए कोशिश यही रहती है कि ताकि एग्जाम में आप लोग बैठ के कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके से, चीजों को नॉर्मल तरीके से समझना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इन द हार्ट ऑफ बर्लिन। बर्लिन कहां पर है, यह है जर्मनी के अंदर, ठीक है। सही बोला मैंने या गलत बोला, पहले तो आप लोग ये बताओ।
बर्लिन जर्मनी के अंदर है, कहीं और है। देखिए आप लोगों से ना कई बार क्या होगा, कई सारी सिटीज के नाम भी पूछे जाते हैं और उनको भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो जो जो चीजें न्यूज में है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई सारी सिटी अगर न्यूज में है तो आप लोगों को नाम दे देंगे और बोलेंगे कि आप लोगों को ये बताना है कि ये कहां पर है, ठीक है। तो बर्लिन जो है वो जर्मनी के अंदर ही है। तो यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली कि जो क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम है उनको एक सिंगल प्लेस पर लाया गया। तो इसको बोला गया, इसको एक तरीके से हाउस ऑफ वन, जैसे बोला जाता है ये भगवान, अल्लाह, गॉड, कुछ भी बोल रहे यार आप लोग, वो एक ही है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा और ये रियलिटी भी है। इसको बोलचाल की भाषा में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसको क्या पुकारा जाता है, तो जैसे हाउस ऑफ वन बोला गया यहां पर, और बोलचाल की भाषा में इनके कोलोक्वियली इसको चोमस्कुगार के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। बेसिकली यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको वन हाउस ऑफ वन, जो बेसिकली हाउस ऑफ वन बोला गया है, ये ओल्ड सेंट पीटर चर्च जो डैमेज की गई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर, डिमोलिश की गई थी। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ईस्ट जर्मनी 1964 के टाइम पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर डिमोलिश किया गया, फिर आगे चलकर उसको कंप्लीटली कुछ डैमेज हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो ये देखिए आज के डेट में आप लोगों को जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर बात करेंगे तो अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं आज के डेट में लड़ते रहते हैं, रिलीजन के लोग लड़ते रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग लड़ते रहते हैं, कई लैंग्वेज के नाम पर लड़ते हैं, कई रिलीजन के नाम पर तो कहीं रीजन के नाम पर। तो उनसे थोड़ा ऊपर उठने की भी बात यहाँ पर बार बार की जाती है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो अगर कुछ लिखने के लिए आता है सोसाइटी में कि हाँ किस तरीके से मिलकर हम लोग एक दूसरी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन हम लोग ला सकते हैं, तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। देखिए पेपर जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना तो उसमें ये नहीं होता है कि ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, आप लोग को बेसिकली ऐसे लेकर चलना है कि कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग का तैयार रहे। घाना एक कंट्री है बेसिकली अफ्रीका के अंदर, अभी आप लोगों को मैप में भी दिखाऊंगा। ये फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसको अभी कोविड-19 की दवाई मिली है कोवैक्स प्रोग्राम के तहत। कोवैक्स क्या है, इसको बोलते हैं कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर बेसिकली ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इस प्रोग्राम में ये था, देखिए जिनके पास है पैसा है वो तो बेसिकली दवाई खरीद लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जिनके पास है पैसा नहीं है उसको आप लोग कैसे लेकर चलिएगा, तो इसके चलते यहाँ पर ये काम ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। और इसको यहाँ पर बेसिकली ये किसके द्वारा ये जो बेसिकली किसके द्वारा चलाया गया, तो गावी करके एक इनिशिएटिव है। गावी क्या है यहाँ पर, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ग्लोबल जो बेसिकली जो प्रोग्राम है गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन भी देनी है और इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंप्रूव करना है। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ में कोएलिशन फॉर एपिडेमिक जो यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, ठीक है। तो ये CEPI, तो इनके साथ में मिलकर पार्टनरशिप में यूनिसेफ, तो ये इसी के साथ में मिलकर वर्ल्ड बैंक। देखिए होता क्या है, अब आप लोग बोलेंगे इतने सारे साथ में मिलकर क्यों आ गए। अब यहां पर मान लीजिए पूरे एक कंट्री है, जैसे घाना के बारे में हम लोगों ने बात की, अब घाना को दवाई प्रोवाइड करानी है तो किसी एक कंट्री के तो बस की ये बात है नहीं कि एक कंट्री यहां पर दवाई प्रोवाइड करा देगी। अगर बात करें किसी दूसरी कंट्री को दवाई प्रोवाइड करानी है तो बहुत सारा पैसा चाहिएगा, क्योंकि फ्री में तो ये मिलेगी नहीं। फ्री में आप लोगों को अगर कोई गवर्नमेंट भी दवाई दे रही है तो फ्री में नहीं है, वो गवर्नमेंट उसका पैसा पे कर रही है, इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आप लोगों को मिल रही है उसका कोई ना कोई कॉस्ट रहता है, पर हाँ ये कि उसकी कॉस्ट जो है वो कोई और वहन कर रहा है, इसलिए वो चीजें जो है जो यहाँ पर घाना के लोगों को मिलेगी वो फ्री में मिल जाएगी। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई फ्री है, तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इकट्ठा पैसा किया और फिर ये फ्री प्रोवाइड करा दी, ठीक है। ये बेसिकली रॉबिनहुड वाली अप्रोच इसको आप लोग बोलते हैं। रॉबिनहुड अप्रोच क्या हुआ करती थी, उसमें ये रहता है कि जो कोई पैसा पे करने लायक इंसान है, ठीक है, उस पे से पैसा ले लो, और जो पे करने लायक इंसान नहीं है उसको आप लोग सर्विस जो है फ्री में या फिर बहुत सस्ते में प्रोवाइड करा दो ताकि उसका भी काम चलता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अमीरों से गरीबों पर पैसा पहुंचाने का काम वो करता था, अमीरों को लूटा करता था और गरीबों को पैसा दिया करता था, ठीक है। तो रॉबिनहुड इसीलिए यहाँ पर उसका नाम था, उसके आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसने इनॉग्रेट किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस चेन्नई के अंदर में। इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं आप लोगों से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक बॉडी है जो कि 2002 में बनाई गई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब एक्ट के थ्रू बनाएगी, तो इसका मतलब पार्लियामेंट में पास करके एक एक्ट आया 2002 में बनाएगी और 14 अक्टूबर 2003 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ में अगर आज के दिन में इसके बारे में बात करें, ये क्यों न्यूज में रहती है। कंपटीशन कमीशन का मतलब होता है कि अगर आज के दिन मार्केट में 3 पर्टिकुलर प्लेयर हैं, ठीक है, पता चला एक प्लेयर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कहीं से और वो तीनों प्लेयर को खा गया, तो यहां पर ये मार्केट में खत्म हो गए। मोटे मोटे तौर पर अगर उदाहरण के तौर पर बोलूं, जैसे जियो मार्केट में आया तो काफी हद तक एयरटेल जो था, आइडिया जो था, वोडाफोन जो था या BSNL तो पहले ही एक तरीके से बहुत खस्ता हालत में चल रहा था, तो बहुत सारी चीजें खत्म कर दी जियो ने आकर। या फिर आप लोग बोलिए कस्टमर के लिए सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा दी, वरना आप लोग पहले कितने परेशान रहते थे, 1 GB एक महीने में मिलता था,
अब 1-1 GB 2-2 GB एक दिन में चूस जाते हैं लोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि उसको यूज करते हैं, उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, चूस जाते हैं कि खत्म कर देते हैं, वेस्ट करते हैं, वो नहीं बोल रहा हूं मतलब। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, तो कंपटीशन बनाए रखने का काम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। धनेंद्र जो कुमार है वो इसके आज के में चीफ है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल जो न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, और ये हमारे पड़ोसी देश लंगोटिया यार, हमारा वो नहीं कहते हमदर्द दोस्त पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की बात की गई थी कि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये बोले थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, क्योंकि पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिए गए थे फॉलो करने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, टाइम टेबल फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, पानी पीना है, ठीक है। आप लोग क्या करें कि सर सुबह तो उठा नहीं जाएगा, सर पानी नहीं पिया जाएगा, सर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा है आप लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूं मैं। आज के बाद में आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वही कमेंट करेगा जो पढ़ने वाला बच्चा है। तो ऐसे ही यहां पर इनको 27 पॉइंट दिए गए कि जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको रोकना है, उनकी जो फाइनेंस वगैरह है उनको रोकना है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट इनके सामने रखे गए, टोटल 27 पॉइंट। ये 27 पॉइंट रखे गए थे, इनको बोला गया था कि फरवरी तक आप लोग इनको इंप्लीमेंट करिएगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि आप लोग का कैसा इंप्लीमेंटेशन है, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे चीजों को कैसे लेकर चलना है। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तब से लेकर अब तक यहां पर बोला गया कि इसके द्वारा फुल्ली कंप्लायंस यहां पर इसके द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। तो यहां पर जो नोट फुल्ली कंप्लाई, जो 27 में से 6 पॉइंट अभी बच गए। पहले तो बहुत कम फॉलो किए गए थे, फिर प्रेशर डाला गया तो 6 पॉइंट तो अभी बच गए हैं फिर भी, ठीक है। तो यहां पर FATF जो है 27 पॉइंट का एक्शन प्लान जो दिया गया था इसके द्वारा पाकिस्तान को, तो ग्रे लिस्ट में इसको जून 2018 में डाला था। अब ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने की बात की जा रही है। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा यार क्या फर्क पड़ रहा है, ग्रे में रहे ब्लैक में रहे, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो नहीं देखा कि एक एडवर्टीजमेंट आता था कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी ले जाओ फलान ढिमकाना कहीं से भी निकाल के, और फिर गले में हाथ टंगा रहता है, फोटो जो है दीवार पर लगी रहती है, और फिर बोलता है ना कि फर्क तो पड़ता है भाई। तो वही बात है। तो फर्क क्या क्या पड़ते हैं बेसिकली, बाहर की कंट्री से इनको लोन नहीं मिल पाएगा, जैसे IMF वगैरह हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो यहाँ पर पैसा नहीं लेकर आएंगे। इसी के साथ में बाहर से जो FDI आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आ पाएगा। इसी के साथ में बाहर से अगर इनको कोई हथियार वगैरह खरीदने हैं, हालांकि इनको जरूरत नहीं है, इनका पड़ोसी देश चाइना है, वो काफी सारे हथियार इनको भेज देता है, पर फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज खराब हो जाती है, कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत बड़ा रोल यहां पर हो जाता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में, तो क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बन सकता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको FATF बोलते हैं। FATF 1989 में इसको बनाया गया था। आज से लगभग अगर आप लोग देखिए 30 साल से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं। उस टाइम पर जब बनाया गया था तो बोला गया था मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है सिस्टम में नहीं आना चाहिए, वो उसको रोकने की बात की गई। पर 2001 में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि यहां पर यूएसए के ऊपर अटैक किया गया, यूएसए की बिल्डिंग में से पूरा एक हवाई जहाज निकाल दिया गया बीच में से, ठीक है। तो उस टाइम पर बोला गया कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होनी है। मतलब क्या है, एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसमें से हवाई जहाज निकाल के चले गए आप लोग, तो किसी ने तो हवाई जहाज खरीदने के पैसे दिए होंगे ना, पूरा हवाई जहाज खराब कर रहे हैं, कोई ना कोई लोग को पैसा दिया गया होगा, जो लोग वहां पर चल रहे हैं, उसके अंदर क्या पता विस्फोटक जो भी थी सारी चीजें, वो सारी चीजों के बारे में आप लोग बात करिए। तो इसके चलते किसी ने पैसा दिया होगा, तभी जाके सारी दुर्घटना देखने को मिली। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला ठीक है, अब से यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसके अंदर डालेंगे, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया पाकिस्तान को, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बोलता है अगर जैसे 39 मेंबर है, 39 मेंबर में से अगर 3 मेंबर ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं होता है। और पाकिस्तान के चहीते कौन है, तो पाकिस्तान का चहीता चाइना है, तुर्की है और मलेशिया है। ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बार बार रोक देते हैं, ठीक है। आज के दिन में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है यहां पर है मार्कस प्लेयर, ठीक है। इससे पहले कौन थे प्रेसिडेंट वो बताएगा, वो चाइना का पर्सन था, जिसकी वजह से भी काफी सपोर्ट मिलती थी यहां पर पाकिस्तान को, उसका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो ग्रुप था ये G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही ग्रे लिस्ट में है, बहुत सारी कंट्री ग्रे लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। टोटल मिलाकर 15 कंट्री हैं आज के डेट में ग्रे लिस्ट के अंदर में, जिसमें से पाकिस्तान भी एक है और घाना भी है उसमें से, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। जैसे आप लोग देखते हैं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर घाना देखना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे आप लोग तो ये है घाना, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट यहां पर घाना हो गया। इसकी जो कैपिटल होगी ये है कुमासी, ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल हो गई। तो ये भी कंट्री है ब्लैक लिस्ट के अंदर में। और एक दो का अगर नाम बताना चाहूं मैं तो जमाइका है, मॉरिशस है, इवन म्यांमार जो बर्मा है, ये भी आज के डेट में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर में। तो टोटल मिलाकर 15 कंट्री ऐसी हैं
जो ग्रे लिस्ट के अंदर है आज के डेट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। यमन है, जिम्बाब्वे है, युगांडा है, सीरिया है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, मॉरिशस है, जमाइका हो गया, घाना हो गया, बोत्सवाना हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों से चलिए पूछता हूं, हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखता हूं आप में से कितने फैमिली मेंबर को याद है। ये बताइए ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है। तो मैंने आप लोग ग्रे लिस्ट की बता दी, ब्लैक लिस्ट आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में बेसिकली अभी रिसेंटली जो INCOIS इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि ओशियन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी सर्विस के बारे में बात की जा रही है। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि एक कंडक्ट कराया जाएगा ये बेसिकली एयरलाइन मैपिंग अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में। तो इनके द्वारा बेसिकली जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है तो उसको चेक करने की बात की जा रही है, उसको मैप करने की बात की जा रही है, उसका जो ग्राउंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर में है। तो यहां पर क्या चेक करेंगे उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर INCOIS इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आप लोगों से कई बार देखिए कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ये है तो आप लोग उसको ढंग से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कई सारे इंस्टीट्यूशन दे देंगे जब यहां पर आप लोगों को। तो यहां पर ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है, ठीक है। तो लोकेटेड कहां पर है ये लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्टेब्लिश की गई थी 1999 यानी कि 1999। ये जो यूनिट है ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो इसकी एक तरीके से यूनिट है, ठीक है। तो यानी कि उसके साथ भी कनेक्ट है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये एग्जैक्ट लक्षद्वीप हो गया आप लोगों के सामने। अगर इधर आएंगे आप लोग बेसिकली यहां पर केरला हो गया तो केरला के कोस्ट की साइड में देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो आप लोगों को यहां पर आप लोगों को बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले साइड की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है क्या क्या काम करने की कोशिश यहां पर ये कर रहे हैं। देखिए कई सारी चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से एक टर्म पूछी थी यहां पर, इसको बोलते हैं बैथोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बेड्स या फिर फ्लोर, यानी कि किसी पर्टिकुलर जैसे रिवर हो गया या फिर लेक हो गई, समुद्र हो गया, उसकी ग्राउंड पे जाकर उसकी स्टडी करना, तो इसको बोलते हैं यहां पर बैथोमेट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ओरिजिनली अगर बात करें तो जैसे सी लेवल पर जाकर बात करते हैं, सबमेरीन जो ट्रोपोग्राफी है उसको समझने की बात करते हैं। सेप क्या है, समुद्र के अंदर जाकर अगर आप लोग देखिए सेप क्या है, मान लीजिए कल को वहां पर चलकर आप लोगों को टूरिस्ट एक्टिविटी डेवलप करनी है तो उसको समझने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन न हो एग्जाम में बैठकर भी। तो इससे समुद्र के साथ साथ में उसके जो बेसिक अंदर क्या क्या मटेरियल है उनके बारे में जान पाएंगे, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है वहां पर, तो कई सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर अकेले तो काम होने वाला है नहीं, तो जो यहां पर INCOIS जो है यहां पर ये प्लान कर रहे हैं कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसके हेल्प ली जाए ताकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले एरिया को ढंग से उसका जो ग्राउंड है उसको अंडरस्टैंड हम लोग कर सकें। NRSC क्या है यहां पर, जिसको बोला है यहां पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो एक प्राइमरी सेंटर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसरो का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसकी हेल्प ली जाएगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अकेला नहीं है, ये भी यहां पर हेल्प करेगा। तो आप लोगों से अगर स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसको आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, हिस्ट्री की भी कुछ बातें करूंगा और आप लोग इसको स्टेट न्यूज भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है एपिग्राफिकल रेफरेंस। एपिग्राफिकल क्या होता है, इसको आप लोग पूरा लेख बोल सकते हैं। जब किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कुछ लिखा होता है तो उसको पढ़ने के बारे में जो बात की जाती है बेसिकली, तो यहां पर किसी चीज के ऊपर कुछ उकेरना यानी कि कुछ लिखना भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि फर्स्ट एवर एपिग्राफिकल रेफरेंस मिला है इंस्क्रिप्शन का। तो ये जो विजयनगर किंग थे बेसिकली, जिनका नाम था कृष्णा देव राय, ठीक है। तो यहां पर इनसे रिलेटेड बात कुछ देखने को मिली है यहां पर ये, और कहां पर है ये तुमकारू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर में। तो तुमकारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला गया यहां पर ये होनेनहाल, ठीक है, होनेनहाली तुमकारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो कर्नाटक कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो तुमकारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहां पर जो बेसिकली विजयनगर के जो किंग हुआ करते थे जिनका नाम था यहां पर कृष्णा देव राय, ठीक है। तो इनके बारे में बात की जा रही है। इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिली है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होती है आप लोग को समझिए। इंस्क्रिप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी कुछ जैसे पत्थर है तो पत्थर पे कुछ उकेर के लिख देना, ठीक है, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि पत्थर पर खुदाई कर इस तरीके से मान लीजिए यहां पर लिख दिया, ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया, एक तरीके से किसी चीज पर लिख देना। तो उस इंस्क्रिप्शन में यहां पर एक राजा के बारे में पता चला है। और नॉर्मली क्या होता है बेसिकली अगर आप लोग देखें
तो किसी राजा की अगर कोई डेथ होती है तो उनके बारे में कभी इंस्क्रिप्शन में लिखा नहीं जाता है। तो ये अपने ही तरीका एक रेयर रिकॉर्ड हो गया जिसमें कृष्णा देव राय की डेथ के बारे में लिखा हुआ है। बोला गया कि 17 अक्टूबर ये 1529 को संडे के दिन यहां पर इनकी डेथ हुई थी साउथ इंडिया के अंदर में। तो ये उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, नॉर्मली ऐसा लिखा नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी रेयर इंस्क्रिप्शन हो गई। तो आप लोगों से हिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एग्जैक्टली मिली कहां पर है, तो गोपाल कृष्ण टेम्पल है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कहां पर है, तो गोमकाम कृष्ण टेम्पल है यहां पर, ये होननहली। कहां पर है ये है तुमकारू, ठीक है, तुमकुरु भी आप लोग तुमाकुरु बोलेंगे बेसिकली इसको, ठीक है, तुमाकुरु, ठीक है, TUMAKURU। तो याद रख लीजिएगा इसको। तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, कर्नाटका के अंदर में है। तो वहां पर क्या है, ये गोपाल कृष्ण टेम्पल, उसमें इंस्क्रिप्शन पाई गई है। ये यहां पर होननहली पर्टिकुलर जो एरिया है, तो उसमें यहां पर जो ये किंग थे जिनका नाम था कृष्णा देव राय, उनकी डेथ के बारे में लिखा हुआ है। पहली बार इस तरीके से किसी राजा के बारे में इस तरीके से लिखा हुआ है, नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो नहीं कहते कि कुछ रेयर हो गया, तो क्वेश्चन बन जाता है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इंस्क्रिप्शन जो है यहां पर ये रिटन इन कन्नड़ा, यानी कि जो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। जो कृष्णा देव राय थे ये रूलर थे कहां पर, ये तुलवा जो डायनेस्टी थी यहां पर विजयनगर के अंदर, एम्पायर के अंदर। तो ये 1509 यानी कि 1509 से लेके ये 2980 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 1509 से लेके 1529, ठीक है। तो ये इसके चलते अगर बात करें यहां पर, तो कई सारे फाइन टेम्पल इनके द्वारा बनाए गए। इसी के साथ में यहां पर कई सारे टाउन बनाए गए, जिसमें से जो विजयनगर है उसके पास में अगर आप लोग बात करिए, ये यहां पर है नागालापुरम, ठीक है। तो नागालापुरम जो था यहां पर वो इनके द्वारा बसाया गया, और जो कि इनकी मदर के नाम से रिलेटेड था। विजयनगर एक सिटी भी थी, और विजयनगर एक एम्पायर का नाम था, इसका नाम था सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो यहां पर ये एक एम्पायर भी था और ये एक सिटी भी थी। विजयनगर के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, तो इसको 14th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 1336 के अंदर यहां पर ये हरिहरा और बुका नाम याद रखेगा। तो ये थे यहां पर संगमा जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। हम्पी, जो कि कई बार आप लोग आज के न्यूज में देखते हैं, तो ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। और ये जो हम्पी है ये 1986 के अंदर, यानी कि अभी देश आजाद होने के बाद में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया 1986 में। विजयनगर जो एम्पायर है इसमें 4 इंपोर्टेंट डायनेस्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो हो गया यहां पर संगमा, दूसरा हो गया यहां पर ये है यहां पर सलुआ, तीसरा हो गया यहां पर ये तुलवा, और यहां पर ये हो गया अराविद, ठीक है। तो यहां पर ये कई डायनेस्टी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाएंगी, क्योंकि न्यूज में भी अलग अलग रीजन की वजह से, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इकोनॉमी की बड़ी प्यारी सी न्यूज है, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखते हैं क्या बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि जो करेंसी एंड फाइनेंस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो है हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा पब्लिश की जाती है। अब इसके द्वारा क्या बोला गया, इसके द्वारा ये बोला गया कि जो करंट इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है, जो हम लोग आज के दिन में जो महंगाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो ये जो कंट्रोल करने की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि एक टारगेट होना चाहिए 4 + -2, यानी कि 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से अगर 2 आप लोग हटाएंगे तो 2 रह जाएगा, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में बेसिकली आप लोगों को यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। तो ये टारगेटिंग स्टार्ट की गई थी। तो इन्फ्लेशन को टारगेटिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन को टारगेट कर हम लोग काम करेंगे तो इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, अपनी कंट्री में एक स्टेबिलिटी रख पाएंगे, जो प्राइस है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, ये मिलकर काम करेंगे ताकि मेंटेन किया जा सके प्राइस स्टेबिलिटी। आप लोग सोचिए आज के डेट में आप लोग इंटरनेट रिचार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए ये 300 रुपए का पड़ रहा है, कल को पता चला ये 3000 रुपए का पड़ने लगा, तो क्या आप लोग उसको खरीद पाएंगे? तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि चलो बढ़ गया 300 से बढ़ाकर 400 कर दिया, ये भी समझ में आता है, पर 300 को बढ़ाकर ये 3000 कर दिया तो ये तो देखिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इतनी दिक्कत देखने को कई बार मिल जाती है। तो प्राइस स्टेबल अगर रहते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। पर लेकिन ये भी 2 तरीके का होता है। एक तो बोलते हैं स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, भाई साहब इन्फ्लेशन ना 4 ही होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं चाहिए मुझे जरा सा भी। तो ये स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग होगी, जिसमें जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट करना बिल्कुल फिक्स तरीके से तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। पर लेकिन अगर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें, जैसे हमारी कंट्री में बोला जा रहा है अभी 4 + -2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना है, तो ये फ्लेक्सिबल टारगेटिंग हो गई। फ्लेक्सिबल टारगेटिंग में थोड़ा सा रियायत रहती है कि देखिए इंटरेस्ट रेट कैसे जा रहा है, एक्सचेंज रेट कैसे है, हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट कैसे मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ये कभी कभी आप लोगों को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की। मान लीजिए आज के डेट में लैपटॉप का प्राइस जो है, वो जो लैपटॉप आप लोग खरीद रहे थे
लैपटॉप तो चलो थोड़ा सा अलग चीज होगी, आप लोगों को नॉर्मल प्राइस देते हैं। जैसे आप लोगों ने बनाना खरीदे, ठीक है, केले आप लोगों ने खरीदे मार्केट में, और केले नॉर्मली जो मिलते हैं वो 40 रुपए दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं, पर लेकिन पता चला पूरी मार्केट में एक ही ठेली है, तो उसने बोला कि भाई साहब एक दर्जन जो है वो 400 रुपए की दूंगा, ठीक है। तो आप लोग तो सदमे में आ जाओगे यार इतना महंगा केला, मतलब किस तरीके से। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर केलों की जरूरत है, अब केले और लाना पड़ेंगे। अब केले कहां से आएंगे, ये कोई किसान खेतों में उगा रहा होगा तो वहां से केले लाए जाएंगे, तो इन केलों को लाकर वहां पर बेचा जाएगा। तो अब यहां पर इस किसान को भी फायदा होगा, तो ये किसान और ज्यादा केले उगाने स्टार्ट करेगा, तो इससे क्या होगा और कई सारे लोगों को काम मिलेगा, यहाँ पर लाने ले जाने वाले को भी काम मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से और ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। मार्केट में अगर मोबाइल आज के दिन बेचे जा रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल की जरूरत पड़ गई कि हाँ भाई साहब ये मोबाइल बड़ा अच्छा लगा, ये तो मार्केट में धड़ल्ले से लोग खरीद रहे हैं, तो और ज्यादा मार्केट में फोन आने लगे और ज्यादा लोग खरीदने लगे, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो नहीं कहते कि कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ इन्फ्लेशन अच्छे होते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। हमारी कंट्री में ये जो इस तरीके का जो ढांचा था, ये जो वो नहीं कहते कि ये जो सांग था ये कैसे रचा गया हमारी कंट्री में, तो ये जो बेसिकली एक हरकतें स्टार्ट की गई, तो 2015 में यहां पर लगा गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक को कोई टारगेट देते हैं ताकि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। तो इनके द्वारा हमारी कंट्री में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया गया 2016 में। और ये क्यों कैसे अडॉप्ट किया गया, तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है हमारी कंट्री में 1934 का एक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसने बोला कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब 4 से लेके और 4 से प्लस माइनस 2 यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में आप लोग इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो जो अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, तो ये यहां पर स्टार्ट किया गया और आरबीआई के साथ में कंसल्ट कर हर साल यहां पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत की जा रही है हर साल नहीं, वंस इन एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो ये आप लोग बोलेंगे कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मिलकर काम करते हैं। और मिलकर कहां पर काम करेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 तो होते हैं गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उसको चेयर करते हैं। जब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया तो बोला स्टेटमेंट में दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर चेयर करते हैं। और ये वोट हर बार डाल सकते हैं, नहीं, अगर टाई होती है इनके बीच में तो ही ये वोट डालेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए अब आगे चलता हूं, आई होप के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में ये न्यूज है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात की जा रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा रिसेंटली ऑर्डर किया गया था कि 1% थ्रेशोल्ड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड जो फूड क्रॉप है वो इंपोर्ट इनटू इंडिया, यानी कि ऑर्डर दिया गया कि 1% से ज्यादा नहीं होगा यहां पर अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप लोग इंडिया के अंदर लाना चाहते हैं। अर्लियर दिसंबर 2020 में जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया था ऑर्डर कि 24 जो फूड क्रॉप है कंट्री के अंदर इंपोर्ट की जाएगी जो कि नॉन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन की होंगी, हमारी कंट्री में जीएम फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद में यहां पर ये देखने को मिलेगी। आखिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती क्या है, देखिए बेसिकली क्या होता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आप लोग यहां पर देखिए, मान लीजिए ये बैंगन है, ठीक है, तो बैंगन जो है जो बीटी ब्रिंजल देखने को आप लोगों को मिलते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके ऊपर कोई कीट पतंगा लग गया तो इसको अंदर से खाएगा और उसको गला देगा, सड़ा देगा। यहां पर आप लोग देखिए ये ऐसी हालत हो गई यहां पर बैंगन की, ठीक है, तो उसके अंदर कीड़े लग गए, तो इससे किसानों को बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आई जिसको बोला गया कि यार कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहां पर अंदर से आप लोग निकालेंगे तो कुछ ऐसा गला सड़ा देखने को मिलेगा। कई बार आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं। तो इसके चलते जो किसान जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गए। तो बोला गया कि कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि जो यहां पर ये कीट पतंगे जो होते हैं वो अगर इस बैंगन को खाए तो वो अपने आप ही मर जाए, यानी कि अलग से दवाई भी ना डालनी पड़े। पर लेकिन उसके देखिए अगर नेचुरल तरीके से कोई ऐसी चीज लग रही है तो कई सारे खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं। तो कोशिश की गई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको यूज करके आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेट करके तो यहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो ये यहां पर जो क्रिएट किया जाता है कॉम्बिनेशन रहता है, प्लांट रहता है, एनिमल रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वायरस जीन रहते हैं, तो उनको मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट बीटी कॉटन आप लोग देखते हैं, ये ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हमारी कंट्री में जो अलाउ की गई है। ये बेसिकली जो बनाई जाती है ये सोयल बैक्टीरियम बैसिलियस जो थ्यूरीजेनेसिस जिसको बीटी कॉटन आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर ये यूज की गई। तो इसमें क्या था, जो यहां पर पेस्ट था पिंक बोलवर्म, तो यहां पर उसको रोकने की कोशिश की गई थी। क्योंकि ये बीटी कॉटन की जब आप लोग बात करते हैं, आप लोग एक बार इसको भी देख लीजिए ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे मैंने अभी बीटी ब्रिंजल दिखाया, ये यहां पर आप लोग देखते हैं जैसे एक कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन के अंदर अभी आप लोग इसको देखिएगा ढंग से तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉटन के अंदर इस तरह कीड़ा आप लोगों को यहां पर निकलकर सामने आता था।
यानी कि ये बिल्कुल उसको कॉटन का जो बेसिक नॉर्मल तरीका, जैसे कॉटन अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये आसपास में आप लोगों ने खेती देखी होगी किस तरीके से कपास की जो खेती होती है, तो ऐसा एक पर्टिकुलर एक गोल गोल प्रोडक्ट सा रहता है, उसके अंदर से फिर यहां पर रुई निकलती है। आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, एक मिनट, 1 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में ये जो ये वाला रहता है ना, ये वाली जो इस तरीके जो बंद रहता है, इसी के अंदर अगर लग जाएगा यहां पर कोई बीमारी, तो फिर आगे चलकर ये ऐसे नहीं बन पाएगा। तो यहां पर स्टार्टिंग में ये बर्बाद हो जाएगा, तो इस तरीके से खराब होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। पर लेकिन जब ये प्रॉपर तरीके से फूलेगा तो इसके अंदर ऐसी और कुछ ऐसी खेती आप लोग को नजर आएगी। तो ये बड़े ही प्यारे तरीके से यहां पर चीजें होती हैं अगर इसके अंदर बीमारी ना लगे। पर लेकिन ये बीमारी लग जाती है तो उसको रोकने के लिए यहां पर ये बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल देखने को मिले। तो इसके अंदर बेसिकली इसी तरीके से यूज किया गया ताकि यहां पर क्रॉस जो पोलिनेशन यहां पर कराया गया, सेल्फ पोलिनेटेड यहां पर देखने को मिली कई सारी ऐसी चीजें, जिसके DMH ये 11 मस्टर्ड जो देखने को मिला, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें इस तरीके से मिक्स कर चीजें बनाई जाती हैं। तो हमारी कंट्री में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल जो कमेटी है, जिसको GEAC बोलते हैं, वो अपेक्स बॉडी है जो कि अलाउ करती है कमर्शियलाइजेशन ये यहां पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसके बारे में। जो यूज होते हैं यहां पर अनअप्रूव जो GM वेराइटी का यहां पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर अगर कोई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, अगर आप लोग उसके बारे में बता देते हैं, तो 5 साल तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये यहां पर किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हमारी कंट्री में अलाउ नहीं है, कोई इसको बेचता हुआ या फिर यूज करता हुआ पाया जाता है, तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए होता क्या है, अगर लंबे समय तक कोई ऐसी चीजें यूज करते हैं ना, तो कई सारी बीमारी बॉडी में लगने लगती है और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो इसी के चलते इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है यहां पर, वो यहां पर इसको देखती है, इसके बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और इसके साथ में जो फूड स्टैंडर्ड जो है हमारी कंट्री के वो रहने चाहिए। क्योंकि कई बार ये बोला गया कि जहां जहां पर भी कपास की खेती हो रही थी, कपास में से अगर आप लोग गांव से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब रुई को कपास, जब रुई में से आप लोग देखेंगे इसमें से बिनोले निकाले जाते हैं, ठीक है, जो कि जानवरों को खिलाए जाते हैं, उससे खल वगैरह वो बिनोले जो होते हैं उससे आगे चल के, और फिर जैसे सरसों निकाल कर लेकर आए, सरसों से जैसे खल चरी वगैरह निकाली जाती है, तो ये फिर जैसे जानवरों को, गाय को, भैंस को खिलाई जाती है, तो फिर क्या होता है, ये उनके अंदर दिक्कत करने लगती है और फिर आप लोग उसका दूध पीते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इनका मीट्स मांस खाते हैं, तो उनके इंसानों के अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। यानी कि लंबे समय तक अगर यूज किया जा रहा है कोई प्रोडक्ट का, अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वो सही नहीं है। तो ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर कुछ भी आप लोग खा रहे हैं तो वो सेफ होना चाहिए और सही होना चाहिए। लंबे समय तक अगर पता चला कि स्किन की बीमारी होने लगी, ठीक है, लोगों को कैंसर होने लगे, तो ये कोई सही चीज थोड़ी ना है। तो ये इसलिए यहां पर बहुत देखकर सोच समझकर इनको अलाउ किया जाता है, ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट के लिए अलाउ कर दिया। तो इसलिए बहुत स्टडी की जाती है लंबे समय तक, तब जाकर चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। और जो भी एक्टिविटी है इसमें बहुत बड़ा जो रोल रहता है ये हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रहता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड की सेफ्टी के बारे में बात करती है और इसके स्टैंडर्ड मेंटेन रखने का काम करती है। तो अगर कोई बड़े ही प्यार से आप लोगों से पूछे कि भाई साहब बताओ तो जरा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सीधी सीधी बात है यार, हेल्थ के बारे में बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगी, ठीक है। तो याद रख लेना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में जो कि बेसिकली बनाई गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट को पास कर। ये एक्ट पास किया गया 2006 में, बॉडी बनाई गई 2011 में। रीता तोतिया आज के दिन इसकी चेयरपर्सन है। अब हेडक्वार्टर कहां पर है सारा मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे। इसके बारे में डिस्कस भी किया था, आप लोगों को याद होगा जब ट्रांस फैट के बारे में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ट्रांस फैट के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ट्रांस फैट जो है बॉडी के अंदर, अगर ट्रांस फैट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो ट्रांस फैट जो है बॉडी के अंदर, ये कितना बॉडी के अंदर, सॉरी मतलब जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर, ये अभी हमारी कंट्री में जो डिसाइड किया गया 2022 तक कितना होना चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब तक इसको खत्म करने की बात की है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बताइए इनके बारे में। ये यहां पर बात करते हैं सर्वे और रिपोर्ट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं ऐसी चीजों से। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक तरीका पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड जो बेसिकली एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी न्यू दिल्ली बेस है। इसके बारे में थोड़ी बात करूं आप लोगों से, नाम है इसका सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश है 1980 यानी कि 1980 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये एक तरीका थिंक टैंक है, अगर इसको लगता है कि ये दिक्कतें हैं तो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो है उनके इशू को ये डिस्कस करता है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो है वो कैसे हम लोग को लेकर चलना है, तो उनके बीच में कैसे बैलेंस होना चाहिए, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे लेकर चलना है, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है।
तो पब्लिक रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो सुनीता नारायण है आज के डेट में, वो यहां पर इसके की पर्सन, इनके चेयरपर्सन है। अगर इसके बारे में तो ये तो बातें हो गई। अब इसके द्वारा क्या क्या बातें की जा रही हैं कि अभी जो पेंडेमिक आया उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। पेंडेमिक तो ऑलरेडी वैसे ही हमारी कंट्री में बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी, पर पेंडेमिक ने और ज्यादा बर्बाद कर दिया। तो बोला जा रहा है कि लगभग 375 मिलियन जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो सफर कर रहे हैं किसकी चीजों से, अंडरवेट, यानी कि वेट जो है वो कम है उनकी एज के हाइट के हिसाब से। अगर बात करें स्टंटिंग, यानी कि लो हाइट रह गई एज के हिसाब से। मोर्टेलिटी काफी लार्ज स्केल पर बच्चों की जान जा रही है। एजुकेशन भी काफी कम लोगों को मिल पा रही है और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क भी काफी कम देखने को मिल रही है। रही सही कसर जो थी कोविड-19 ने काफी बर्बाद कर दी। यहां पर बोला गया कि 500 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं, अगर इनको आप लोग लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 500 मिलियन का मतलब हो गया यहां पर, ये हो गए 5000 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर बोला जाए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग इनको देखेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 5000 लाख जो बच्चे हैं वो यहां पर कहां से, स्कूल से बाहर हो गए। यानी कि 50 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हो गए, और इसमें से 25 करोड़ जो हैं वो कहां से हैं, वो लगभग इंडिया से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इतनी ह्यूज जनता जो है यहां पर बोला जाएगा कि हाफ ऑफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्लोबली, ये यहां पर इंडिया के अंदर निकल कर आते हैं। अगर गरीबी के बारे में आप लोग यहां पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। फिलहाल आज के टाइम पे जो गरीब थे वे और ज्यादा गरीब हो गए हैं। ओवर बोला जा रहा है कि लगभग 115 मिलियन के करीब जो लोग हैं, एडिशनल जो लोग हैं आज के में, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। तो जो बोला गया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जब हम लोग बात करते थे कि यार गरीबी को मिटाना है, तो ये गरीबी जो है पहला ही गोल रखा गया था, गरीबी को मिटाना है। क्योंकि गरीबी अगर रहेगी तो भुखमरी रहेगी, भुखमरी रहेगी तो अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, और इसी के साथ में हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, तो बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला गया था कि कम से कम गरीबी को तो मिटाना है। तो गरीबी को कैसे मिटाना है, तो वो और ज्यादा टफ यहां पर हो गया है। अगर इसके हिसाब से आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये खासकर जो साउथ एशिया जिसमें इंडिया भी पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। 2009 से लेकर 2018 तक अगर आंकड़ा देखेंगे तो तारापुर महाराष्ट्र का ये मोस्ट पोल्यूटेड क्लस्टर सामने निकल कर आ रहा है। यानी कि तारापुर जो एरिया महाराष्ट्र का सबसे पोल्यूटेड बोला जा रहा है। इंडिया की जो रैंक है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमारी रैंक 192 में से 117, यानी कि नीचे से लगभग हम लोग टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया नेशन के अंदर। अगर बात करें यहां पर, ये बिहाइंड एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़कर हम लोग मैक्सिमम कंट्री के आप लोग पीछे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें स्टेट परफॉर्मेंस कैसी है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना। वर्स्ट स्टेट कौन से हैं, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और ये है जो बेसिकली मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप लोगों से, अगर आप लोग राज्य इस कैटेगरी में है तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिवर के बारे में बात करेंगे। ये यहां पर सीता नदी और उदांती टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी जो पाई जाती है, ठीक है, जो कम्युनिटी इसके अंदर पाई जाती है, तो फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में बात कर रही है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आप लोग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी है उनका जो राइट है, उनका जो हक है उसके ऊपर, यानी कि वहां से पेड़ पौधे काट कर लेकर आना, वहां पे जो भी काम वो करते हैं उनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में अगर बात करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट होते हैं, तो 2006 के हिसाब से यहां पर दिए जाते हैं। टाइगर रिजर्व हो गया, कोर बफर एरिया अगर बात करें तो वहां पर कई सारी चीजें जो है उनको करने से काम रोक दिए जाते हैं, उनको अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो इसके चलते एक तो एक्ट मैंने बता दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट है यहां पर हमारी कंट्री का 2006 का, जिसके हिसाब से काम किया जाता है फॉरेस्ट राइट के अंदर यहां पर फॉरेस्ट लैंड को कैसे यूज करना है, उसके अंदर जो फॉरेस्ट जो ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे काम में लेकर चलना है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है जो हैं जो वहां पर रह रहे हैं उनकी जिंदगी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो उन सब के बारे में बात की जाती है। तो ग्राम सभा के हाथ में नॉर्मल पावर होती है, तो यहां पर जो इनिशिएट प्रोसीजर किया जाता है डिटरमाइन करने का, तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो होते हैं, ठीक है, बोथ में भी यहां पर हो सकते हैं पार्ट। तो यहां पर अगर बात करें तो दो तरीके से मैंने बोला, तो यहां पर फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल्ड ट्राइबल होते हैं, इसी के साथ में जो अदर ट्रेडिशनल जो ड्वेलर वहां पर रह रहे हैं तो उनके बारे में बात की जाती है। कोई बाहर का आकर वहां जमीन तो नहीं खरीद रहा, वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो रही, तो ये जो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जब हक के बारे में बात की जाती है तो यहां पर ये एरिया न्यूज में आ गया है। तो सीता नदी उदांती जो टाइगर रिजर्व है, यहां पर एक तो सीता नदी और दूसरी उदांती रिवर। तो सीता नदी यहां पर सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल कर आती है, तो उसको मिलाकर सीता नदी और उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कॉम्बिनेशन। तो इसके बारे में याद रखिएगा। कहां पर? छत्तीसगढ़ में है यहां पर
छत्तीसगढ़ में जो बेसिकली गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूज है, हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा और केरला के अंदर से पर्सनैलिटी है, इलेक्शन भी है तो इसलिए न्यूज में भी है। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा, ये यहाँ पर मंथु पद्मानम। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनको ट्रिब्यूट दिया गया है इनकी पुण्यतिथि पर। तो यहाँ पर ये जो पैदा हुए थे 2 जनवरी को पैदा हुए थे, ये 1878 में केरला के अंदर। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज में है और आप लोग जानते हैं केरला के अंदर इलेक्शन है तो उसकी वजह से बार बार ऐसी जो न्यूज आप लोगों को रिपीटेडली देखने को मिलती है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम फाइटर थे। इनको मदन मोहन मालवीय बोला जाता था केरला का। तो केरला के मदन मोहन मालवीय किसको बोला जाता था, तो नाम याद रखिएगा, ये है मंथु पद्मानाभन। ठीक है, तो ये जो सरदार KM पानीकर उनके द्वारा ये नाम इनको दिया गया। इसी के साथ में बात करें, इनके द्वारा 1893 में अपना करियर स्टार्ट किया गया एज ए टीचर। तो प्राइमरी टीचर थे। 1905 में इनको लगा कि प्रोफेशन चेंज करना चाहिए तो ये मजिस्ट्रेट बन गए कोर्ट के अंदर में। आगे चलकर इनको 1966 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया और भारतीय केसरी की भी उपाधि इनको दी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग ओवरऑल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और ये था हमारा डिस्कशन जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से टकटकी लगाकर सुना। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर जो देखी, ये हम लोगों ने वन लाइनर टाइप की न्यूज देखी तो काफी इंपॉर्टेंट थी, तो एक एक कर इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट जगह और लोकेशन के बारे में आप लोगों को बताया, LPG, खाना, कोविक्स, कोवैक्सीन, ये सब चीजें, और बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना। बाकी हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज के अंदर बात की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे बताए गए उनके बारे में। नेशनल न्यूज में यहाँ पर एयरलाइन मैपिंग के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में इसको समझा क्या क्या न्यूज थी। स्टेट न्यूज के अंदर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल जो किंग है उनके बारे में समझा, लोकेशन के बारे में समझा और क्या क्या चीजें हैं जो विजयनगर एम्पायर उसके बारे में कुछ बातें जानी। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में हम लोगों ने बात की, रिपोर्ट के बारे में, और फ्लेक्सिकल टारगेटिंग क्या होती है और वो सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई जो कि इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो डिटेल में हम लोगों ने समझा। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में हम लोगों ने जाना। सर्वे के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो न्यूज थी वो समझी। इसी के साथ में पर्सन इन न्यूज में इनके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। हम लोगों ने क्या क्या बात की यहाँ पर, तो अभी सेकंड ग्लोबल जो बायो इंडिया है उसकी जो थीम है और टैगलाइन आप लोगों को बतानी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया। हंगरी के जो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे उनका नाम आप लोगों को बताना है जो कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म इनके द्वारा कॉइन की गई। कोवैक्स की फुल फॉर्म बताइए, WHO के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, INCOIS। ठीक है, तो ये बताना है ये फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। जहां पर हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किसी के फ्लोर की या फिर जो बेड है उसकी स्टडी की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है जीरो जो डिस्क्रिमिनेशन डे है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 मार्च को। थीम क्या है बताइए। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की थीम आप लोग को बतानी है। सिविल डिफेंस और जो सिविल प्रोटेक्शन है ये किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। लोनलीनेस मिनिस्टर कौन सी कंट्री में भी बनाए गए हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ये किसके द्वारा हेड किया गया है, जिसमें बोला गया कि योर ऑनर बोलना है, माय लॉर्ड वगैरह नहीं बोलना है। ठीक है, इसी के साथ में CIX क्या है ये आप लोग को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के बारे में बात की जा रही है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक कौन से पार्ट के अंदर आता है यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आप लोग को बताना था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कौन सा रूल है जिसके बारे में बात की गई। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यहाँ पर ये कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन ये जो है यहाँ पर ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, ये इसकी थीम। ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी, याद होगी आप लोगों को। इसी के साथ में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की जो सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एडर इन एवरी होम एड देने वाला एडर। ठीक है, यानी कि हेल्प करने वाला। सिविल डिफेंस एंड द सिविल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि मिलिट्री अटैक या फिर नेचुरल डिजास्टर से चीजों को प्रोटेक्ट करना। जापान में बोला गया कि एक मिनिस्टर होना चाहिए लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का जो बेसिकली शिकार लोग हो रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, तो एक ऐसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो इसके बारे में बातें करें। तो इसके द्वारा 11 साल की स्टडी की गई, तो उसके बाद में ये पोस्ट बनाई गई। माई लॉर्ड या फिर कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, योर ऑनर आप लोग बोल सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में बात की थी, तो ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर में आता है, याद रखना। आर्टिकल ये 239
टू 242 ये अंडर पार्ट 8 के आता है, ठीक है, जिसमें यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अभी नए जो रूल लाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक कोड, ये रूल 2021 के हैं, तो इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है ये आर्टिकल 338, तो आप लोगों को ये बताना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किस आर्टिकल के अंदर आता है, डिस्कस किया था डिटेल में, और कौन से संविधान में संशोधन किया गया था ये भी बताइए, तो अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। यहां तक पेशेंस रखकर लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर सुबह उठकर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं डेली रेगुलर अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो थम्स अप है आप लोगों को यार, सैल्यूट है, इस तरीके से आप लोग रेगुलर चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और बाकी यहां से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मर्ज पीडीएफ है, ये जो लास्ट जो मंथ गया है उसकी जो मर्ज पीडीएफ है यहाँ पर द हिंदू की और रैनो की, तो वो भी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर भी। ये सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे मिल जाएंगे। थोड़ी सी न्यूज की जो इसलिए लंबी होगी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि कल वाली वीडियो मेरी छोड़ी रह गई थी थोड़ी सी, ठीक है, तो उसकी भी भरपाई करनी थी तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा और ज्यादा चीजें कवर करते हैं, तो इसलिए थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। तो कोई नहीं, पेशेंस बनाकर सुनने के लिए आप लोग तो यार एक तरीके से होने कहते हैं कि आज के दिन में तो सब आदत पड़ गई है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं खुद ही रिवाइज करा देता हूं, तो इसलिए रेगुलर सुनते रहना लेक्चर को, ताकि कोई चेंज आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।